नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज पंजाब से मेरे एक मित्र का फ़ोन आया और जो संसद में चल रहा है उससे वो दुखी थे। मुझसे कह रहे थे कि संजय जी, क्या लग रहा है आपको, ये कब तक होगा? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, सर ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और 2-3 दिन से वहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद चलाने में। जब संसद चलती है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सांसद जी अपने खेत बेच के नहीं लाते हैं। पैसा मेरा और आपके टैक्स का है, जिस पे तू मैं हम देख रहे हैं। लड़ाई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की है, भुगत रहा है देश, उसके करोड़ों रुपए सुहा हो रहे हैं। संसद में जिन गंभीर मुद्दों पे बात होनी चाहिए उन गंभीर मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। देश कहाँ जा रहा है, किस हालात में जा रहा है, ऐसा लगता है किसी को मतलब ही नहीं है। या फिर मैं ये कहूँगा कि सरकार चाहती नहीं है कि ये गंभीर बातें संसद में हो, तो कोई ना कोई मुद्दा ऐसा उछालना है जिस पे संसद के सारे सांसद मेढकों की तरह एक दूसरे के ऊपर कूदने लगें। क्या ये सही मायने में लोकतंत्र है? देश कितने खराब हालात में है। बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। गुस्से में है नौजवान, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। अजीब हालात हैं पूरे देश के। भुखमरी में हम लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो रही है, 2021 के जो आंकड़े आए थे उसमें हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे थे। तो कोई विमर्श क्यों नहीं करता? कोई क्यों नहीं सोचता कि देश में अगर ये हालात रहेंगे तो क्या होगा? क्या किसी दिन गृह युद्ध हो जाएगा इस देश में? क्या भूख से और पानी के तड़प तड़प के लोग एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे? होगा क्या? सबकी चिंताएं हैं, सब परेशान हैं। लेकिन बहुत सफाई से आपका दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि केवल आप हिंदू सोचते रहें, मुसलमान सोचते रहें, झगड़े सोचते रहें। कर्नाटका में उबाल आ रहा है, एक बीजेपी के नेता की हत्या के बाद उबाल आ रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम योगी मॉडल अपनाएंगे। अच्छी बात है कि आप अगर योगी मॉडल अपना कर अपना राज काबू में कर लें तो, लेकिन कौन सा योगी मॉडल की बात कर रहे हैं आप, ये भी आपको विमर्श में सामने लाना चाहिए। गंभीर मुद्दों पे संसद में बात होनी चाहिए। मैं कुछ नौकरी के आंकड़े आपको सामने रख रहा हूँ कि 2014 में जब से सरकार बनी मोदी जी की, तब से क्या हालात थे और क्या हालात हो गए हैं। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 2014 में जब सरकार बनी थी, 2014 और 15 में 2,32,00,000, संख्या नोट करते जाइए बाद में या फिर रिपीट करके फिर सुनिएगा। ये संख्याएं आपको चौंकाएंगी, हैरान करेंगी, परेशान करेंगी। 2014-15 में 2,32,00,000 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया और जिसमें से 1,30,000 लोगों को नौकरी भी मिली। बहुत अच्छी संख्या थी। 2,32,00,000 आवेदन कर रहे हैं, नौकरी मिल रही है सिर्फ 1,30,000 लोगों को। प्रतिशत आप जोड़ते रहिए, गुणा भाग आप करते रहिए। 2015-16 में 2,95,00,000 लोगों ने आवेदन किया और 1,11,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं। 2016-17 में 2,28,00,000 लोग नौकरी मांगते हैं और 1,01,000 लोगों को नौकरी मिलती है। 17-18 में 3,94,00,000 लोग नौकरी मांगते हैं और सिर्फ 76,000 लोगों को नौकरी मिलती है। 18-19 में 5,09,00,000 नौकरी मांगते हैं और 38,000 लोगों को नौकरी मिलती है। 2019-20 में 1,78,00,000 लोग नौकरी मांगते हैं और केवल 1,47,000 लोगों को नौकरी मिलती है। 2020 में 1,80,00,000 लोग नौकरी मांगते हैं और 78,000 लोगों को नौकरी मिलती है। 2021-22 में 1,86,00,000 लोग मांगते हैं नौकरी और 38,000 लोगों को नौकरी मिलती है। इन 14 साल 2014 से अब तक लगभग 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी और 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली। पिछले दिनों आई रिपोर्ट बताती है कि लोगों ने नौकरियों में आवेदन करना छोड़ दिया है क्योंकि उनको पता है कि नौकरी नहीं मिलेगी। ये क्या प्रतीक है, क्या संकेत है, क्या लोगों का
भरोसा ख़त्म हो गया है, निराश हो गए हैं, अवसाद हो गए हैं, वे चले गए हैं। कई जगह से खबरें आई हैं कि लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनको नौकरी की तलाश थी और ये देश उनको नौकरी देने की स्थिति में नहीं था। पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर परेशान होते हैं जब उनसे कहा जाता है कि आप पकौड़ा तलिए, क्योंकि पकौड़ा तलना भी अब देश का एक बड़ा रोजगार बन गया है। सरकार कम से कम ऐसा सोचती है। नौकरियों के पैमाने वो भी हैं जब 4 साल में अग्निवीर भर्ती कर लिए जाएंगे और 4 साल बाद सेना से उनको निकाल दिया जाएगा। ऐसे में सवाल पूछते हैं लोग कि अगर देश के पास इतना पैसा नहीं है तो सेंट्रल विस्टा के नाम हज़ारों करोड़ रुपए एक बिल्डिंग क्यों बनाई जा रही है दिल्ली में, और प्रधानमंत्री का हज़ारों करोड़ का जहाज़ क्यों खरीदा जा रहा है जबकि जहाज़ पहले से मौजूद है। सांसदों की तनख्वाह में, सांसदों के वेतन में, उनके भत्तों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अंबानी जी और अडानी जी की जो आमदनी है वो दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है। देश की कुल पूंजी का सारा प्रतिशत 5% लोगों के हाथ में सिमट के रह गया है। हालात बहुत डरावने हैं, चौंकाने वाले हैं। देश में भुखमरी का इंडेक्स जो है 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, 2020 में भारत 107 देशों में 94 नंबर पर था और 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें 116 देशों में 101 नंबर पर खिसक गया है। हालात इतने हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देश भी हमसे आगे हैं। हम अपने लोगों को 2 वक्त का राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये बात दीगर है कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ सचिवों की बैठक में चिंता जाहिर की गई कि अगर इस तरह मुफ्त का राशन दिया जाएगा तो हम भी श्रीलंका जैसे हालात में आ जाएंगे। कब तक हम मुफ्त का राशन दे सकते हैं, क्योंकि देश की आर्थिक संपदा टूट रही है। तो इन मुद्दों पर संसद में बहस क्यों नहीं होती? संसद में बहस सिर्फ इस बात के लिए 3 दिन संसद खराब हो जाती है कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी को कह दिया। 130 करोड़ का मुल्क जिसमें 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक मंदिर संसद में 3 दिन खराब होते हैं कि आपने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी को कह दिया। ये मुल्क है, ये भारत है, जहाँ पे भाग्य विधाता इस तरह तू मैं करके लड़ रहे हैं और पूरा देश मैं और आप केवल दर्शक की भूमिका में हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सामने अंध का गंदा कुआं नजर आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भाग्य विधाता हमको लेकर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। कौन सा मुल्क ऐसा है जो सिर्फ धर्म पे और जाति के आधार पर लगातार चलता रहा हो, लगातार विकास होता रहा हो? क्या ये धार्मिक मुद्दे या क्या धर्म के नाम पर आग मेरे और आपके घर के चूल्हे पर रोटी बना देगी? क्या मेरे और आपके बच्चों को रोजगार दे देगी? आप कैलकुलेटर लेकर बैठिए और 2014 में अपने घर के आर्थिक खर्चों को, पेट्रोल को, डीजल को, गैस सिलेंडर को और सब्जी और दूध को लेकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके घर का बजट कितनी बुरी तरह से तबाह हो चुका है। हालात इतने ख़राब हैं कि लगातार जीडीपी तो आप दिखा रहे हैं कि हमारी बेहतर है, लेकिन मानव सूचकांक मतलब जब देश में खुशहाली आती है वो लगातार गिरता जा रहा है। देश में खतरनाक हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो आखिर हमारे भाग्य विधाता, हमारे राष्ट्र नायक क्यों नहीं सोच रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि वो कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मुल्क अब इस हद तक विभाजित और इस हद तक खंडित और इस हद तक विभाजन की स्थिति में आ गया है कि इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। विचार करिए, सोचिए और एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए ये तय मान के चलिए कि ये हिंदू, मुसलमान, ये धर्म, ये जातियाँ कभी भी देश का विकास नहीं कर सकती। एक ठोस प्लान संसद में लाइए, अपने सांसदों से कहिए, क्षेत्र के सांसदों से कहिए कि हमने आपको संसद में ये तू मैं करने के लिए नहीं भेजा है, हमने वे भेजा है कि आप बता सकें कि हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारी महंगाई कम कैसे होगी, हमारी ज़िंदगी आसान कैसे होगी। तो कृपया करके इन मुद्दों पर बात करिए। मेरी आवाज़ आपको ठीक लगती है तो मेरी इतनी मदद करिए, मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजिए। हम गंभीर मुद्दों पर चिंतन करें, गंभीर मुद्दों पर बात करें, इन नेताओं के इस घिनौने षड्यंत्र में ना फंसें। धर्म और जाति हमको रोटी नहीं दे पाएगी। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।